नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आपातकाल हटाया, दर्जनों सांसद और मंत्री दे चुके हैं इस्तीफा। संघाई में कोरोना से हालात बेकाबू, तैनात की गई सेना, 2.6 करोड़ लोगों का होगा कोविड टेस्ट। महंगाई का डबल अटैक, आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, सीएनजी भी हुई महंगी। झूठे वादों से चुनावी छल, फिर भी जनता पर ही लूट का बल। पेट्रोल डीजल और सीएनजी की बढ़ी कीमतों को लेकर केंद्र पर कांग्रेस का हमला। पंजाब की जीत के बाद आपकी हिमाचल प्रदेश में एंट्री, आज केजरीवाल और भगवंत मान का मंडी में रोड शो। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मंगलवार देर रात आपातकाल को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। देश में बढ़ते संकट के बीच 1 अप्रैल को आपातकाल लागू किया गया था। मंगल देर रात जारी गजट अधिसूचना संख्या में राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने आपातकाल नियम अध्यादेश को वापस ले लिया है, जिससे सुरक्षा बलों को देश में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए व्यापक अधिकार मिले थे। इससे पहले राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाली श्रीलंका के सत्तारूढ़ गठबंधन की मुश्किलें मंगलवार को तब और बढ़ गईं जब नव नियुक्त वित्त मंत्री अली साबरी ने इस्तीफा दे दिया। उनके अलावा दर्जनों सांसदों ने भी सत्तारूढ़ गठबंधन का साथ छोड़ दिया है। उधर देश के सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौरान राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी रहा। राष्ट्रपति राजपक्षे ने अपने भाई बालिस राजपक्षे को बर्खास्त करने के बाद साबरी को नियुक्त किया था। बासिल सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना गठबंधन के भीतर आक्रोश की मुख्य वजह थे। राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में साबरी ने कहा कि उन्होंने एक अस्थायी उपाय के तरह यह पद संभाला था। सत्तारूढ़ गठबंधन ने 2020 के आम चुनाव में 150 सीटें जीती थी और विपक्ष के सदस्यों के पाला बदलने से उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि इनमें से 41 सांसदों ने समर्थन वापस ले लिया है। इन 41 सांसदों के नामों की घोषणा उनके दलों के नेताओं ने संसद में की। कोरोना वायरस ने एक बार फिर चीन की हालत को खराब कर दिया है। यहां लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। चीन के कई प्रांतों में कोविड-19 के मरीज बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। संघाई में सोमवार से मंगलवार के बीच कोरोना के करीब 9006 नए मामले सामने आए हैं। यह कोरोना की पहली लहर की तेजी के बाद से एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इससे निपटने के लिए चीनी सेना ने संघाई में सेना को भेजने का फैसला किया है। इसके अलावा यहां अलग से 2000 से अधिक हेल्थ वर्कर्स को भी भेजा गया है। आपको बता देंगे ये सभी लोग मिलकर शहर के करीब 2.6 करोड़ लोगों की टेस्टिंग करेंगे। शंघाई की आबादी करीब 2.6 करोड़ है और पिछले कुछ दिनों में इसी शहर में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने यहां 2 चरणों में लॉकडाउन भी लगा दिया है, लेकिन फिर भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संघाई में रोजाना जितने कोविड पॉजिटिव मिल रहे हैं वो चीन में 2019 के अंत में कोरोना के पहले चरण की तेजी के दौरान मिले मरीजों के बाद सबसे ज्यादा है। संघाई में स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के सभी हॉस्पिटल फुल हो चले हैं और किसी भी अस्पताल में संक्रमित मरीजों को एडमिट करने की जगह तक नहीं है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में आज फिर 80-80 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 4 महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद 22 मार्च यानी कि मंगलवार को पहली बार इनकी कीमतों में बदलाव किया गया था, जिसके बाद पिछले 16 दिनों के अंदर 14वीं बार ईंधन महंगा हुआ है और तब से अब तक पेट्रोल डीजल 10 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। वहीं आज एक बार फिर सीएनजी के दामों में भी 2.5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमतों में 84 पैसे और डीजल की कीमतों में 85 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 51 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 104 रुपए 77 पैसे हो गई है। गौरतलब है कि नवंबर की शुरुआत से मंगलवार तक ईंधन की कीमतें स्थिर रही थी। उस दौरान केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपए और 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की थी। ओएमसी विभिन्न कारकों के आधार पर परिवहन ईंधन लागत में बदलाव करती है। आखिरी कीमत में उत्पाद शुल्क, मूल्य वृद्धि कर और डीजल का कमीशन भी जो है इसमें जाता है। देश में बढ़ रही महंगाई पर एक तरफ जहां जनता काफी नाखुश है, वहीं विपक्ष भी लगातार मोदी सरकार को घेरती नजर आ रही है। हाल ही में पेट्रोल डीजल के दामों में कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पार्टी ने चुनावी जीत
को लूट का लाइसेंस बना लिया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने अपने एक ट्वीट में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इवेंट वाली सुबह भी महंगाई का डेंट। आज फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 16 दिनों में पेट्रोल डीजल में 10 रुपए की बढ़त हुई है। सुरजेवाला ने बीजेपी पर तंज कसते हुए झूठे वादे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि झूठे वादे से चुनावी छल, फिर जनता पर ही लूट का बल। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत अभियान चला रही है और 31 अप्रैल को राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने संसद भवन के बाहर धरना दिया था। सोमवार को लोकसभा में महंगाई पर चर्चा होगी, जिस दौरान राहुल गांधी एक बार फिर मोर्चा खोलेंगे। पंजाब में मिली चुनावी जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के लिए योजनाएं तैयार करना शुरू कर दी है। पार्टी ने अपना ध्यान चुनावी राज्य में लगा दिया है। इस बीच आपने अपने चुनाव प्रचार के लिए मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र मंडी को चुना है, जहां पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले यह पार्टी का पहला बड़ा आयोजन होगा और यह पहाड़ी राज्य में जनता के मूड को भी दिखाएगा। हिमाचल में इस साल के अंत में गुजरात के साथ चुनाव होने हैं। वहीं आपने शिमला नगर निगम चुनाव लड़ने की भी घोषणा की है, जिसके लिए कार्यक्रम बहुत जल्द होने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक पिछले महीने पार्टी ने संगठन का विस्तार करने और हिमाचल में चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय टीम नियुक्त की थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। आपकी पंजाब में हुई जीत के बाद से वे कई बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। वहीं दुर्गेश पाठक को प्रदेश प्रभारी, रत्नेश गुप्ता को डिप्टी बनाया गया है। धर्मशाला के हालिया दौरे के दौरान प्रभारी सत्येंद्र जैन ने कहा था कि उन्होंने 3 कारणों से मंडी को रोड शो के लिए चुना है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले यह केंद्र में स्थित है, दूसरा यह राज्य की राजनीति का केंद्र है और तीसरा हम चुनौती लेना पसंद करते हैं और सीएम जयराम ठाकुर का गृह क्षेत्र होने के नाते यह एक चुनौती भी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आपातकाल हटाया, दर्जनों सांसद और मंत्री दे चुके हैं इस्तीफा। संघाई में कोरोना से हालात बेकाबू, तैनात की गई सेना, 2.6 करोड़ लोगों का होगा कोविड टेस्ट। महंगाई का डबल अटैक, आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, सीएनजी भी हुई महंगी। झूठे वादों से चुनावी छल, फिर भी जनता पर ही लूट का बल। पेट्रोल डीजल और सीएनजी की बढ़ी कीमतों को लेकर केंद्र पर कांग्रेस का हमला। पंजाब की जीत के बाद आपकी हिमाचल प्रदेश में एंट्री, आज केजरीवाल और भगवंत मान का मंडी में रोड शो। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। श्रीलंका में जब जन विरोध की आग सत्ताधारियों के महलों को झुलसाने लगी, तब उनको होश आया कि इस बदहाली के मुद्दे पर चर्चा करनी जरूरी है। श्रीलंका में राजपक्षे सरकार ने मौजूदा स्थिति पर संसद में बहस करने का फैसला किया है। यहां आज और कल यानी कि 2 दिन संसद में बहस होगी। देश की मौजूदा हालात यह है कि अब यहां पर आर्थिक संकट के बाद सियासी संकट के बादल भी गहरा गए हैं। पूरा देश अब राष्ट्रपति को हटाए जाने की मांग कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने एक बार फिर से इस्तीफे से इनकार किया है। जबकि श्रीलंका की पूरी कैबिनेट पहले ही इस्तीफा दे चुकी है, जिसके बाद नए वित्त मंत्री की नियुक्ति हुई, लेकिन उन्होंने 24 घंटे के अंदर अपना इस्तीफा भेज दिया। राष्ट्रपति को अंतरिम सरकार के गठन की सिफारिश भी की गई है। श्रीलंका इन दिनों इतिहास के सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ईंधन, रसोई गैस के लिए लंबी लाइनें लगी हैं। जरूरी सामान भी किल्लतों के बाद मिल पा रहा है। श्रीलंका की सरकार ने तंगी के मुद्दे पर अब जाकर एक ऐसा फैसला लिया है जो कि उसे बहुत पहले ही लेना चाहिए था। इस बीच भारत अपने वादे के मुताबिक श्रीलंका की मदद कर रहा है। भारत ने शनिवार को संकटग्रस्त श्रीलंका को 40,000 टन डीजल वितरित किया है और यह पूरी तरीके से कंगाल हो चुकी अर्थव्यवस्था में संजीवनी बूटी का काम करेगा।
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने रमजान के मौके पर दिल्ली जल बोर्ड में काम कर रहे मुस्लिम कर्मचारियों को 2 दिन में 2 घंटे की छुट्टी दिए जाने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया था, जिसे एक दिन बाद ही दिल्ली जल बोर्ड ने वापस लिया है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से 4 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि रमजान के मौके पर दिल्ली जल बोर्ड में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारी एक दिन में 2 घंटे की शॉर्ट लीव ले सकते हैं। लेकिन ठीक एक दिन बाद 5 अप्रैल को एक नया सर्कुलर दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि तत्काल इस फैसले को वापस लिया जा रहा है, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। दरअसल 4 अप्रैल को जारी किए गए इस सर्कुलर के बाद सोशल मीडिया पर दिल्ली सरकार के फैसले को काफी प्रतिक्रिया मिल रही थी। यहाँ तक कि इस फैसले को कई लोगों द्वारा ट्रोल भी किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि एक धर्म के प्रति दिल्ली सरकार ऐसा आदेश जारी कर मुस्लिम कार्ड खेल रही है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि मौजूदा समय में केवल रमजान ही नहीं है, नवरात्रि भी चल रही है। ऐसे में केवल एक वर्ग के लिए इस तरीके का सर्कुलर जारी कर दिल्ली सरकार धर्म को लेकर राजनीति कर रही है। इस तरीके की अलग अलग प्रतिक्रिया मिलने के बाद ठीक एक दिन बाद दिल्ली सरकार के दिल्ली जल बोर्ड विभाग ने इस फैसले को वापस लिया है। दिल्ली जल बोर्ड के असिस्टेंट कमिश्नर वीरेंद्र सिंह की ओर से यह सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 अप्रैल को जारी किए गए रमजान के मौके पर मुस्लिम कर्मचारियों को दिन में शॉर्ट लीव यानी कि 2 घंटे की छुट्टी वाले फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर चाकू से हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा बासी के घर से पुलिस को नए सबूत हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर वह किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। दरअसल मुर्तजा अपने घर की छत पर बीते कुछ दिनों से एयर गन से निशाना लगाना सीख रहा था। गोरखपुर पुलिस ने बरामद की गई एयर गन और छर्रे यूपी एटीएस को सौंप दिए हैं। आपको बता दें कि मुर्तजा इस समय पुलिस हिरासत में है। उसको सोमवार की रात 8 बजे से 11 अप्रैल की दोपहर 2 बजे तक पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। इस दौरान पुलिस और सुरक्षा जांच एजेंसियां अपने तरीके से पूछताछ कर रही हैं। दरअसल मुर्तजा ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के साउथ गेट पर रविवार शाम को मंदिर के बाहर सुरक्षा में तैनात पीएससी के 2 कांस्टेबल को धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया था। गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय की सर्वोच्च पीठ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पीठ के महंत हैं। हाल ही में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी मंथन में जुट गई है। पार्टी अपना अस्तित्व खोती जा रही है, इसलिए नेतृत्व में परिवर्तन की मांग की रही है। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के भाषण से जो बात निकलती है उसका निचोड़ ये है कि आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं की बैठक में कहा कि आगे का रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण है और हमारे समर्पण और प्रतिबद्धता की परीक्षा है। हमारे व्यापक संगठन के हर स्तर पर एकजुटता जरूरी है। इसे सुनिश्चित करने के लिए जो भी जरूरी होगा वो करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। हमारा फिर से मजबूत होना सिर्फ हमारे लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र और समाज के लिए भी जरूरी है। 1 साल के भीतर अब कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी अभी भी सत्ता में है और इसके बाद अगले साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। मध्य प्रदेश में पिछली बार कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार तो बनाई, लेकिन पार्टी घर नहीं संभाल पाई और सत्ता हाथ से निकलकर बीजेपी के पास चली गई। अब कमलनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर कांग्रेस के मध्य प्रदेश ने चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने मीटिंग की और चुनाव पर चर्चा भी की। भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली द्विपक्षीय सालाना बैठक 2+2 से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बात की है। बातचीत में मुख्य रूप से यूक्रेन के ताजा घटनाक्रम पर चर्चा की गई। एक हफ्ते में जयशंकर और ब्लिंकन के बीच टेलीफोन पर दूसरी बातचीत हुई है। यह वार्ता ऐसे वक्त हुई है जब रूस से बड़ी मात्रा में रियायती कच्चा तेल खरीद के भारत के संकेत और पश्चिम देशों के बीच बेचैनी बढ़ गई है। जयशंकर ने ट्वीट किया कि हमारे बीच 2+2 वार्ता से पहले विदेश मंत्री ब्लिंकन से बात हुई है और द्विपक्षीय मुद्दों और यूक्रेन से संबंधित नवीनतम घटनाओं पर चर्चा के बाद कुछ दिनों पहले रूस के मंत्री सर्गेई लावरोव भी 2 दिवसीय भारत पर यात्रा पर आए थे, जिसमें अन्य मुद्दों को लेकर बात हुई थी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आपातकाल हटाया, दर्जनों सांसद और मंत्री दे चुके हैं इस्तीफा।
संघाई में कोरोना से हालात बेकाबू, तैनात की गई सेना। 2.6 करोड़ लोगों का होगा कोविड टेस्ट। महंगाई का डबल अटैक, आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, सीएनजी भी हुई महंगी। झूठे वादों से चुनावी छल, फिर भी जनता पर ही लूट का बल। पेट्रोल डीजल और सीएनजी की बढ़ी कीमतों को लेकर केंद्र पर कांग्रेस का हमला। पंजाब की जीत के बाद आपकी हिमाचल प्रदेश में एंट्री, आज केजरीवाल और भगवंत मान का मंडी में रोड शो। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। मुंबई में कोरोना के कम होते हुए मामलों के बीच ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि बीएमसी शहर में बने कुल 9 में 6 जम्बो कोविड सेंटर को बंद करने का विचार कर रही है। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर चीन में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है और आईआईटी कानपुर की कोरोना की चौथी लहर की दस्तक के बाद बीएमसी सतर्क हो गई है। बीएमसी का कहना है कि शहर में बने किसी भी कोविड सेंटर को अभी बंद नहीं किया जाएगा। टास्क फोर्स के डॉक्टरों के साथ लगातार बातचीत चल रही है। आने वाले कुछ दिनों में जंबो कोविड सेंटर को बंद करना या चालू रखना है, इस पर टास्क फोर्स विचार करेगी और उसके फैसले का अनुसरण किया जाएगा। बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर सुरेश ककनानी ने जंबो कोविड सेंटर को बंद करने की बातों को खारिज करते हुए कहा कि मुंबई में कोरोना की लड़ाई में जंबो कोविड सेंटर का अहम योगदान रहा है। मुंबई में मामले कम हुए हैं, इसलिए हमने मौजूदा वक्त में 9 में से 3 कोविड सेंटरों को चालू रखा है। बाकी बचे हुए 6 जम्बो सेंटर को स्टैंड बाई मोड पर रखा गया है। स्टैंड बाई मोड को बंद करना गलत होगा। चौथी लहर की आशंकाओं को हम खारिज नहीं करते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई में अपने क्षेत्र में बिना मास्क के घूमने की छूट दे दी है। फिलहाल अब मुंबई में बिना मास्क घूमने पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यूपी में गर्मी से परेशानी बढ़ती ही जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले अगले 5 दिनों में गर्मी में और इजाफा होगा, क्योंकि इस दौरान हीट वेव चलने की पूरी संभावना है। इसकी वजह से लू की मार लोगों को झेलनी पड़ सकती है। यूपी में फिलहाल बारिश की कोई भी संभावना नहीं है और 10 अप्रैल तक तापमान जो है इसी तरह से रोज नए रिकॉर्ड बना सकता है। इसके बाद मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है। फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा और तेजी से धूप निकलेगी। वहीं यूपी में वायु गुणवत्ता सूचकांक ज्यादातर शहरों में मध्य या संतोषजनक श्रेणी में है। लखनऊ में बुधवार को अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का भी अनुमान है। हीट वेव चलने की संभावना है। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्य श्रेणी में 150 दर्ज किया गया है। वाराणसी में अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की भी संभावना है। यहाँ हीट वेव चलने का अनुमान है। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में 100 पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उन्होंने शिष्टाचार भेंट के अलावा राज्य के विकास को लेकर बात की है। इस पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू किए जाने में केंद्र से सहयोग का अनुरोध भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह के खटीमा के ग्रामों से हो रहे पलायन को रोकने, दैवीय आपदा में राहत व बचाव कार्यों के लिए पुलिस, आईटीबीपी और एसएसबी के सहयोग से सीमा रक्षक दल, हिम प्रहरी दलों का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इन दल में सम्मिलित व्यक्तियों को प्रोत्साहन भत्ते के रूप में मानदेय प्रस्तावित है और इस पर लगभग 5 करोड़ 45 लाख रुपए का व्यय भार अनुमानित है, जिसमें केंद्र का सहयोग मांगा गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस की ओर से अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाए जाने के लिए राज्य पुलिस बल द्वारा आधुनिकीकरण योजना में हर साल 20 से 25 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किए जाने का आग्रह भी किया है। वहीं अपराध से पीड़ित महिलाओं के राहत और पुनर्वास के लिए निर्भया फंड बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा निर्भया फंड के लिए केंद्र से 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने उक्त प्रस्ताव को जल्द स्वीकृत किए जाने का भी अनुरोध किया। कर्नाटक हिजाब मामले पर वैश्विक आतंकवादी समूह अल कायदा ने सरगना अयमान अल जवाहिरी ने एक वीडियो जारी कर फिर से आग उगली है। अल कायदा के अधिकारी शराब मीडिया द्वारा जारी
खुफिया समूह द्वारा सत्यापित 9 मिनट के इस वीडियो में जवाहिरी ने कर्नाटक स्थित कॉलेज की छात्रा मुस्कान खान की प्रशंसा की है। बता दें कि मुस्कान खान वह छात्रा है जिसने कर्नाटक में जय श्री राम के नारे लगाती भीड़ के सामने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे। जवाहिरी ने वीडियो में मुस्कान खान को अपनी बहन बताया है और उसकी तारीफ में एक कविता भी पढ़ी है। जवाहिरी ने भारत में मुसलमानों के दमन का आरोप लगाते हुए मुस्लिमों को खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी उस्काया है। जवाहिरी के इस वीडियो के साथ एक पोस्ट भी जारी किया गया है जिसमें मुस्कान के लिए लिखा है कि भारत की महान महिला। वीडियो में जवाहिरी मुस्कान के लिए लिखी एक कविता भी पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय किसान यूनियन और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के नेताओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान से उनके आवास पर मुलाकात की है। इस बैठक में दोनों यूनियन ने मुख्तसर साहिब में कपास की कुल फसल का नुकसान 50% मानते हुए मुआवजा देने और उसका 10% मुआवजा मजदूरों को देने की मांग की है। वहीं कपास चुनने वाले मजदूरों की शिनाख्त करने के लिए गांव में साधारण सभाएं करने, लंबी में लाठीचार्ज कराने और डीसी मुख्तसर और डीएसपी मलोट के खिलाफ कार्रवाई करने और मजदूर व किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग रखी गई है। बाकियों एकता उग्राहा के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरीकला और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के महासचिव लक्ष्मण सिंह सेबेवाला ने बैठक के बाद जारी प्रेस बयान में दावा किया कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को मान लिया है, जिसके चलते मुख्तसर में डीसी दफ्तर के बाहर जारी धरना खत्म कर दिया गया। दोनों नेताओं के बाद मुख्यमंत्री के साथ बैठक के दौरान जानकारी दी है कि मुख्तसर के तत्कालीन डीसी ने जानबूझकर गुलाबी सूंडी से कपास को हुए नुकसान की सही गिरदावरी नहीं करवाई और कपास चुनने वाले मजदूरों की शिनाख्त का काम भी नहीं करवाया, जिसकी वजह से स्थिति असहज हो गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आपातकाल हटाया, दर्जनों सांसद और मंत्री दे चुके हैं इस्तीफा। संघाई में कोरोना से हालात बेकाबू, तैनात की गई सेना, 2.6 करोड़ लोगों का होगा कोविड टेस्ट। महंगाई का डबल अटैक, आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, सीएनजी भी हुई महंगी। झूठे वादों से चुनावी छल, फिर भी जनता पर ही लूट का बल, पेट्रोल डीजल और सीएनजी की बढ़ी कीमतों को लेकर केंद्र पर कांग्रेस का हमला। पंजाब की जीत के बाद आपकी हिमाचल प्रदेश में एंट्री, आज केजरीवाल और भगवंत मान का मंडी में रोड शो।